स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे फ्लाई व्हील एनर्जी स्टोरेज के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए ये क्या है। ये एक तौर का मैकेनिकल बैटरी है, और अगर आप अभी कहीं मैकेनिकल बैटरी बार बार सुनेंगे तो बहुत अच्छा चांस है वो इसी के बारे में बात कर रहा है। और ये करता है कि आपका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसे मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है, यानी कि रोटेशन में बदल देता है। जैसे कि सुपर कैपेसिटर हो या सुपर कैपेसिटर, वो इलेक्ट्रिक को लेके इलेक्ट्रिकल चार्ज के तौर पे स्टोर करता है, और आपका बैटरी जो है इलेक्ट्रिसिटी को लेके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को लेके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इसको सक्सेसफुली चलाने के लिए आपको चाहिए मोटर जनरेटर यूनिट। दो अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन जनरली लोग कोशिश करते हैं एक ही चीज़ हो जो मोटर की तरह भी काम कर सके, जनरेटर के तौर पे काम कर सके। और ये समझिए हम लोग सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। मतलब फ्लाईव्हील का इस्तेमाल करके पॉटरी बनने लगा, फ्लाईव्हील का इस्तेमाल करके वाटर व्हील बनने लगा। मतलब ये सब बहुत आदम ज़माने की टेक्नोलॉजी, और आप इस तरह का जनरेटर तो देखे ही होंगे अपने एरिया में। तो ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, इसे बस हम लोग नए तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब इसके पीछे का साइंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक समझना बहुत ज़रूरी है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी को मोशन में बदल रहा है, मोशन को वापस इलेक्ट्रिसिटी में बदल दे रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो जा रहा है मोशन में जा रहा है। तो इसका मतलब क्या था, इसको आपको दिखेगा कैसे। आप देखिएगा कि जो भी आपका फ्लाईव्हील का मास है वो स्पिन अप हो रहा है, यानी उसका आरपीएम धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। वो चार्ज अप के स्टेट में है, वो चार्ज हो रहा है। फिर आप देखेंगे उसका आरपीएम घटने लग रहा है, यानी वो डिस्चार्ज स्टेट में। यही इसका दो स्टेट है, चार्ज अप चार्ज डाउन। और फिर आप डिसाइड करोगे कि अच्छा कितना कैपेसिटी होता है। ठीक है, मतलब कि आपने तो ये दिखा दिया कि मास है, वो घूम रहा है, ये स्लो हो रहा है। ठीक है, आपको पता चल गया उसमें एनर्जी है, आ रहा है या जा रहा है। लेकिन कितना एनर्जी है, मतलब 1 किलोवाट है, 5 किलोवाट है, 100 किलोवाट है, 1 मेगावाट है, कितना एनर्जी है। तो वो डिपेंड करता है आरपीएम से, यानी कि जो मास है वो कितना स्पीड पे घूम रहा है। और मतलब ये, और जो मास का क्या साइज़ है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे नासा को हिसाब बनाना था कि उनको एक छोटा सैटेलाइट के लिए डिस्कशन कर रहे थे, तो उन्होंने नासा के लिए छोटा सा बनाया। तो इसमें चूंकि छोटा था तो वजन तो ज़्यादा डाल नहीं सकते थे, तो इन्होंने आरपीएम बहुत बढ़ा दिया, 60,000 आरपीएम तक डाल डाला। फिर कुछ कुछ केसेस में बड़े के बारे में बात की जाती है, ये सब 10,000 आरपीएम के अंदर रहता है। तो ये दो डेटा पॉइंट को लेके आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके पास कितनी कैपेसिटी है। ये एक्जैक्टली होगा जैसे आपका बैटरी सब में आप लोग को देखना होता है ना, वोल्टेज और एम्पेयर एम्प पावर जानने के बाद ही पता चलता है कितना वाट आवर है। ये भी उसी तरह का है कि आपको उसी से एनर्जी पता चलेगा, एक तो आरपीएम कितना है और मास कितना है, मतलब कितना वजन घूम रहा है। और यही सिंपल होता है। ये सब कुछ जनरली एक चेंबर में रखा जाता है। इस चेंबर में वैक्यूम पूल किया जाता है, या ये की जाती है कि हाइड्रोजन से फिल कर दिया जाए। आप जनरली वैक्यूम रखने में दिक्कत ये होता है कि इसमें जितने भी कंपोनेंट हीट जनरेटिंग कंपोनेंट है वो भूंज जाएंगे, क्योंकि इंसुलेटर से आप उसको कवर कर दे रहे हैं। तो आपका बिजली आ रहा है, वो कन्वर्टर में जा रहा है, कन्वर्टर उससे मोटर के तौर पे काम कर रहा है और मास को घुमा रहा है। और ये सबको मैग्नेटिक बेरिंग से रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप इसमें नॉर्मल बेरिंग इस्तेमाल किए तो बहुत आरपीएम कम रखना होगा। नॉर्मल बेरिंग बहुत एनर्जी बर्बाद कर देता है। तो इस सब के लिए अगर बहुत बड़ा मास आप लगा रहे हैं तो उसे आप कम आरपीएम पे चलाना चाहेंगे, तो उस केसेस में मैकेनिकल बेरिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैग्नेटिक फ्लोटिंग बेरिंग आपको चाहिए होगा अगर आपका आरपीएम ज़्यादा, नहीं तो वो बेरिंग ही आपका आरपीएम उड़ा डालेगा। तो मैग्नेटिक फ्लोटिंग में रहा, मोटर ने पूरी एनर्जी डाली, फ्लाईव्हील पूरा घूमने लगा। और जैसे ही मतलब कट हो गया, अब आपको डिस्चार्ज फेज में जाना है, ये घूम रहा है। ओह, ये एक बार आ गया एनर्जी में तो इसमें आ गया, तो ये घूमता ही रहेगा इनर्शिया के कारण। अब ये जो मोटर यूनिट था ये जनरेटर यूनिट के तौर पे काम करने लगेगा, और ये एनर्जी अब इसको निकालने लगेगा। इस दरमियान ये स्लो डाउन होने लगता है, और इससे आप वापस फीड कर सकते हैं। यही है इसका सिस्टम। और ये सब जनरली वैक्यूम में किया जाता है, या कुछ कुछ केसेस में हाइड्रोजन फील कर सकते हैं या हीलियम फील कर सकते हैं, ताकि ये मतलब समझिए अगर थर्मल कंडक्शन का ज़रूरत है तो गैस फिल किया जाएगा। नहीं है ज़रूरत है, मान लीजिए अच्छे से सब व्यवस्था लगाए हुए हैं, हीट सिंक लगाया हुआ है जो बाहर के एटमॉस्फेयर से कनेक्ट कर देता है, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरली वैक्यूम रखने में आपको ये डिसाइड करना होगा कि बाकी सारे कंपोनेंट जो गर्म होते हैं वो कैसे ठंडा रहेंगे, ये सोचना बहुत ज़रूरी वाली बात है। तो यही इसका सिंपल साइज़ है, ज़्यादा हुआ वाला नहीं, एकदम सिंपल साइज़ है। आप एनर्जी डाल रहे हो, आरपीएम बढ़ रहा है, आप एनर्जी हटा रहे हो तो आरपीएम घट रहा है, और कुछ नहीं है इसमें। अब बात करते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं इस तरह का तिगड़म वाला इस्तेमाल करने का। पहला, इसमें एजिंग और पावर डिग्रेडेशन नहीं होता, यानी कि आपका अगर सिस्टम काम कर रहा है तो मान लीजिए आपने आज खरीदा, आज वो 1 मेगावाट आवर का कैपेसिटी रखता है, 10 साल बाद भी वो 1 मेगावाट आवर का रखेगा, 20 साल बाद भी वो 1 मेगावाट आवर का रखेगा, और 70 साल बाद भी 1 मेगावाट आवर का रखेगा, जब तक आप उसको मेंटेन करते हैं। बीच बीच में आपको कभी कभी मेंटेनेंस करना पड़ सकता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मतलब इसमें डिग्रेडेशन नहीं होता है। आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो घटता नहीं रहेगा कि अच्छा वो ये बैटरी बैंक हमने लिया था, ये बैटरी बैंक मान ली 10 किलोवाट का था, 5 साल बाद ये थोड़ा सा घट गया, 10 साल बाद थोड़ा सा और घट गया, 20 साल बाद खत्म हो गया, वैसा नहीं होने वाला है।
फिर इसमें रेयर अर्थ एलिमेंट लगभग नहीं लगता है, यानी कि इसमें कोई फैंसी हुआ नहीं चाहिए, जैसे कि लिथियम के केस में माइनिंग का प्रॉब्लम होता है, कोबाल्ट के केस में माइनिंग का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारा एक्स्ट्रा स्टेप आपको लेना पड़ता है ताकि आप बैटरी को मास प्रोड्यूस कर सकें। यहाँ पे नॉर्मल चीज़ से आराम से काम किया जा सकता है। और इसका एक तिगड़म वाला बात है, ये बहुत हाई एनर्जी डेंसिटी को अचीव कर सकता है, यानी कि कितना गंदा ये स्पाइक डंप कर सकता है, ये बहुत ज़्यादा डंप कर सकता है। जैसे कि आपके सुपर कार में जो बैटरी बैंक लगा वो भी उतना नहीं डंप कर पाएगा जितना समझ लीजिए F1 का जो फ्लाईव्हील वाला सिस्टम है कुछ सेकंड के अंदर डंप कर सकता है, अगर इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट करता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपका फ्लाईव्हील जो है उसको जनरेटर को चलाना है, जनरेटर में उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, लेकिन अगर जनरेटर में कैपेसिटी है तो कई मेगावाट का झटका दिया जा सकता है। ये बहुत हाई एनर्जी डेंसिटी रखता है और ये सिंपल टेक्नोलॉजी, कोई ज़्यादा हुआ नहीं, और प्लस ये सेफ है, यानी कि आपका फूल के बूम होने वाला सिचुएशन ना के बराबर है। इसमें बस ये हो सकता है कि मास अगर कभी टूट गया या अनबैलेंस हो गया वो भिड़ के केसिंग में नहीं भिड़ जाएगा, और जो भी केसिंग बनाया जाता है वो डिज़ाइन किया जाता है कि अगर अंदर बूम हो जाए बाहर कुछ ना निकले। ये मतलब सोच लीजिए बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया जाता है। और इसका ये भी फ़ायदा है कि मान लीजिए आपको कुछ कुछ सिचुएशन चाहिए जहाँ पे आप चाहते हो धड़ाक से चार्ज करो, धीरे धीरे डिस्चार्ज करो, ये करने देगा, और आप चाहते हैं उल्टा कि मतलब एकदम हमको डिस्चार्ज बहुत धीरे धीरे करना है लेकिन चार्ज एकदम फुल स्पीड में हो जाना चाहिए, वो भी हो सकता है। आप चाहें तो 5 सेकंड में चार्ज करें, 5 घंटे में डिस्चार्ज करें, या 5 घंटे में चार्ज करें और 5 सेकंड में डिस्चार्ज करते हैं, वो आप पे है। ये दोनों पॉसिबल है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग रेट एकदम इंडिपेंडेंट रहता है, और जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। मतलब जब तक मोटर जनरेटर यूनिट का मतलब कैपेसिटी है आप आराम से उसको हैंडल कर सकते हो, बहुत फ़ायदा है इसमें। तो अगर बहुत फ़ायदा है तो हर जगह आपको देखने को क्यों नहीं मिलता। तो यहाँ पे समझिए इसमें डिस्चार्ज कर्व नहीं है, एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होता है। आप कोई भी बैटरी देखते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं आपका AA ट्रिपल बैटरी जो आप लेते हैं वो 1.5 वोल्ट से स्टार्ट होता है, फिर वो डिस्चार्ज होता जाता है, जैसे आप उससे एनर्जी निकालते हैं वो डिस्चार्ज होता है, लेकिन वो बहुत हद तक 1 वोल्ट के ऊपर ही रहता है, मतलब कहीं अपना 80% तक दे देता है, या अगर 0.9 वोल्ट तक बात करेंगे तो वो ऑलमोस्ट 90% अपनी कैपेसिटी 1 वोल्ट के अंदर के रेंज में दे देता है और उसके बाद डेड हो जाता है। और अगर आप ये लेड एसिड बैटरी देखेंगे, लिथियम आयन देखेंगे, वो भी यही होता है। हाँ, वोल्टेज कर्व थोड़ा सा चेंज हो सकता है लेकिन हिसाब रहता है वोल्टेज फुल चार्ज में थोड़ा सा ज़्यादा है, और धीरे 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 वो मतलब कर्व नीचे अभी भी जा रहा है लेकिन वो बहुत फ्लैट रहता है ओवरऑल देखेंगे, और फिर डिस्चार्ज के टाइम तुरंत जीरो चला जाता है, फिर धीरे से उठाइए। अच्छा, तो ये फ्लैट कर्व का फायदा ये होता है कि इस पर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स चला सकते हैं, जैसे कि आपका इन्वर्टर का जो ट्रांसफार्मर है उसको किस वोल्टेज के लिए बनाया, उसको 12 वोल्ट के लिए बनाया जाता है। आपका बैटरी 12 वोल्ट का थोड़ी है, आपका बैटरी चार्ज के दरमियान वो 13 वोल्ट का होगा, डिस्चार्ज के दरमियान वो 10 तक नीचे उतर सकता है। तो ये समझिए, तो एक कर्व मिल रहा है। अब यही सबसे बड़ा समस्या है फ्लाईव्हील का, क्योंकि फ्लाईव्हील एक मैकेनिकल सिस्टम है, इसका स्केलिंग नहीं होता, इसमें कोई कर्व नहीं है। इसमें मतलब अगर आपका 100% मान लीजिए 10,000 आरपीएम है तो 0% 0 आरपीएम होगा, यानी कि एनर्जी निकालना मुश्किल है, क्योंकि आपको एक ऐसा जनरेटर बनाना होगा जो बहुत बड़े आरपीएम रेंज में काम कर सके, जबकि ऐसा बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जनरेटर सबका एक ऑप्टिमम आरपीएम रेंज होता है कि भैया हमें जैसे मान लो 1600 आरपीएम से लेके मतलब 10,000 आरपीएम तक दो हम हैंडल कर लेंगे, लेकिन 1600 से नीचे गए हम कुछ नहीं कर सकते, वो बहुत लो हो जाता है आरपीएम। तो यही समस्या सुपर कैपेसिटर के साथ भी आता है। आपको हर जगह कोई क्यों नहीं बोलता कि सुपर कैपेसिटर लगा दो सुपर, क्योंकि सुपर कैपेसिटर में भी वही है, वोल्टेज फुल है और जीरो है, आप इसका कुछ ही परसेंट यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर बनाया जाता है एक रेंज में काम करने के लिए। ऐसा नहीं आप ट्रांसफार्मर बना सकते हो कि अरे ये 12 वोल्ट से भी 110 मतलब 12 वोल्ट से लेकर 220 देगा, 1 वोल्ट से भी 220 देगा, भले उतनी एनर्जी हो भले उतना एम्पेयर हो, लेकिन आप ट्रांसफार्मर कैसे बनाओगे। तो वही कारण से इसका जितने भी फ्लाईव्हील एनर्जी सिस्टम होते हैं उसका लोअर आरपीएम वाला सेक्शन नहीं टच किया जाता है, क्योंकि जनरेटर नहीं निकाल पाता एनर्जी। तो भले उसमें मतलब एनर्जी है, मतलब कहीं अब डिपेंड करता है, डिज़ाइनर्स कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट 70% निकाला जा सके कैपेसिटी का, लेकिन 70% भी पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये मतलब ये फंडामेंटल लिमिटेशन है। ये सुपर कैपेसिटर बस के साथ भी यही दिक्कत होता है कि भले बस जब डिस्चार्ज हो गया, ऐसा नहीं कि कैपेसिटर में एनर्जी नहीं है, कैपेसिटर बस यूजेबल रेंज से नीचे चला गया है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी बात होता है, और प्लस ये बहुत 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 ही महंगा होता है, ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है, यानी कि इतना महंगा होता है कि जैसे कि ये आपको ऐसा बोला जा रहा है ना कि ये बैटरी बैंक लगाइए आपका घर का कभी बिजली का समस्या नहीं आएगा, तो आप बोले बहुत अच्छी बात है, मतलब चार्ज और डिस्चार्ज कर लेगा, आपको कोई टेंशन नहीं है, बहुत अच्छी बात है। कितना दाम है? 10 करोड़। आप बोलेगा भाई चुपचाप से रहो, हम 10 करोड़ में सोलर फार्म लगाएंगे, बिजली बेचेंगे, प्रॉफिट रहेगा, ज़िंदगी भर इंजॉय मारेंगे। तो वही समझिए इसका दाम पागल जैसा ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आपके पास दो ही ऑप्शन है इसमें एनर्जी डालने के लिए। पहला आरपीएम बढ़ा दो, तो आप सोचो कि जैसे कि F1 के केस में वजन की बहुत मतलब एकदम हल्का रखना चाहते थे तो वजन बढ़ा नहीं बढ़ा सकते, तो आरपीएम बढ़ाते गए, जैसे नासा बढ़ाता गया, तो ये रोटर जो था स्टील से नहीं बनाया जा सकता, जैसे वो स्टील था स्टील ऐसे भड़ाक से उखड़ जाता था। तो ये किया गया, बाद में क्या स्टील लिए उसको कार्बन ये मतलब
कार्बन फाइबर से पूरा रैपिंग कर दिया ताकि वो उखड़े नहीं। फिर एंड में समझ में आया कि अगर आरपीएम आप बढ़ाना चाहते हैं और मास भी बढ़ाना चाहते हैं, स्टील को एकदम हटा दिया गया। तो अभी आप जितने पावर स्टोरेज कैपेसिटी को देखें, जो 10,000 आरपीएम के अंदर है, वो भी स्टील यूज ही नहीं कर रहे, वो प्योर कार्बन फाइबर का डिस्क बनाना पड़ता है उनको, मतलब रोटरिंग ड्रम जिसे कहते हैं वो, ताकि वो उतना हाई आरपीएम बर्दाश्त कर सके। और ये समस्या और बदतर हो जाती है अगर आप बात कर रहे हैं कि हम 60,000 आरपीएम पे चलाएंगे, 70,000 आरपीएम अगर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, नॉर्मल मटेरियल नहीं हैंडल कर सकता। आप जितना जनरेटर सब पे देखते हैं वो सब 2,000 5,000 आरपीएम के अंदर बोल जाएगा, और आपको चाहिए 10,000 आरपीएम। 10,000 आरपीएम स्लो माना जाता है, 10,000 और लाख आरपीएम ये दो रेंज है। तो वही समझिए, दाम बहुत महंगा था। प्लस ये जो मास का जो आप वजन बढ़ाते जा रहे हैं, वजन बढ़ाने से आपको मैग्नेटिक बेरिंग पे खर्च करना पड़ेगा। अब बेरिंग भले महंगा चीज़ होता है, मैग्नेटिक बेरिंग इतना महंगा होता है कि आप गाड़ी फ्री का खरीद लो। और प्लस मैग्नेटिक बेरिंग में दो प्रॉब्लम आता है कि जो परमानेंट मैग्नेट ये बेरिंग होती है वो बहुत रिजिड होता है, काम करता है, कोई बिजली की ज़रूरत नहीं है, बम बम है, कुछ साल तक आपको टेंशन नहीं लेना है, लेकिन वो बहुत रिजिड होता है। अब प्रॉब्लम है, आप एक मास लिए जो घुमा रहे हैं तो वो जायरोस्कोप की तरह बिहेव करेगा। इसका साइड इफेक्ट, धरती स्थिर नहीं है। धरती मतलब जायरोस्कोप का अपना प्लेन बना लेता है, धरती उसको जायरोस्कोप की नज़र से देखिएगा लगेगा कि धरती नीचे से घूम जा रहा है, तो वो भिड़ने लगता है साइड में। ये एक एक्चुअल समस्या है। ये समस्या समझिए हाइड्रो डैम वालों को भी आती है। उतना बड़ा बड़ा स्पिनिंग मास रहता है, उसको कॉम्पनसेट करना पड़ता है शॉक डाल डाल के, नहीं 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 तुम दाएं आ रहे हो बाएं आ रहे हो, क्योंकि उसके नज़र से धरती टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली धरती घूम रही है। और जायरोस्कोपिक मास जितना बड़ा रहेगा वो उतना ज़्यादा फाइट करने लगेगा, तो वो मैनेज करना पड़ता है। तो इसीलिए वो जो बेरिंग का दाम है, आप पूरा चीज़ देखेंगे। मोटर जनरेटर यूनिट तो एक तो ऑलरेडी महंगा है, क्योंकि आप जनरली जितने जनरेटर बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं एक आरपीएम पर चलने के लिए, कि भैया 1500 से 1600 आरपीएम के बीच में तुम चलो, मतलब तुम्हारा जो डीजल यूनिट है वो 1500 से 1600 में रखेगा, तुम उसमें बम बम काम करो। और यहाँ पे 10,000 से 3,000 तक काम करो। समझ रहे हैं, बहुत फजीयत होता है। तो वही समझिए, पेपर पे ये बहुत आसान है, लेकिन जैसे इसका एक्चुअल कंपैरिजन आप देखें तब समझ में नहीं आया, अच्छा इसलिए कोई इसको इस्तेमाल नहीं करता। पहला तो वो कर्व के कारण दिक्कत हो जाती है, मतलब आपको फ्लैट कर्व तो मिल ही नहीं रहा, आपको पूरा 0 to 100 का लेवलिंग करनी पड़ती है। दाम बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि अगर आप आरपीएम बढ़ाना चाहते हैं तो उसके चलते में ये दिक्कत हो जाएगा, मतलब आपका जो मटेरियल है उसी का दाम बढ़ जाए। कार्बन फाइबर कोई चिल्लट छोटा का चीज़ तो है नहीं, वो इतना महंगा कि स्पेस एक्स उससे रॉकेट बनाना बंद कर दिया, भैया हम नहीं अफोर्ड कर सकते। फिर बात होता है कि आप वजन बढ़ाने के बारे में अगर बात कर रहे हैं कि हम वजन बम बम बढ़ा देते हैं, तो वजन बढ़ाने के बाद जो बेरिंग्स होंगे उसको जो हैंडल कर सकें, बेरिंग का लोड रेटिंग होता है कि ये 10 टन का बेरिंग है, ये 100 टन का बेरिंग है, 500 टन का बेरिंग है, दाम उसके हिसाब से हुक से भाग जाता है, तो वहीं आप लुट जाइएगा, बेरिंग का दाम में ही लुट जाइएगा। तो यही सब कारण से ये उतना सक्सेसफुल नहीं है। मतलब भले पेपर पे लगता है अरे सब चीज़ बहुत बढ़िया है, लेकिन रियल लाइफ में इसीलिए नहीं आ पाता। तो अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो यहाँ पे ये मैं आप लोगों को बार बार हर चीज़ में समझाना चाहूँगा, राइट टूल फॉर द राइट जॉब। जैसे कि सोलर काफ़ी सस्ता होने लगा है, लोग अब तो सबके बड़े बड़े शहर में होने लगा, भैया शांति से घर में सोलर लगाओ नहीं तो बिजली बिल से बर्बाद हो जाओगे। तो वो तो सिंपल हो गया, लेकिन क्या सोलर हर चीज़ को सूट कर सकता है? नहीं। राइट टूल फॉर द राइट जॉब। कई जगह पे विंड ही सूट करेंगे, कई जगह पे टाइडल ही सूट करेंगे, कई जगह पे वेव पावर सूट करेगा, कई जगह पे बायोगैस सूट करेगा, कई जगह पे बायोमास सूट करेगा। राइट टूल फॉर द राइट जॉब। तो वैसे यही समझिए कि क्या इस टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसा यूनिक सेलिंग पॉइंट है जो इसको बोलता है कि हम एक जगह को बहुत अच्छा से कर सकते हैं। हाँ, फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन, यानी कि हम लोग जितने पावर नए नए पावर सोर्स जा रहे हैं, हमारी पूरा जो ग्रिड है वो बड़े बड़े ग्रिड से माइक्रो ग्रिड में बदलने जा रहा है, कि मतलब एक बड़ा सा पावर प्लांट यहाँ, एक छोटा सा पावर प्लांट यहाँ, एक छोटा सा पावर प्लांट जैसे घर में है, मतलब छत पे रूफटॉप सोलर की बात करें, तो ऐसे ऐसे खूब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाने से फ्रीक्वेंसी मैनेजमेंट बहुत फजीयत वाला हो जाता है। यानी कि 60 हर्ट्स या 50 हर्ट्स, इंडिया के केस में 50 हर्ट्स, उसको मेंटेन रखना दिक्कत हो जाएगा। और उसी से पता चलता है कि आपका लोड शेडिंग, मतलब लोड कम पड़ रहा है कि ज़्यादा हो जा रहा है। मतलब ओवर सप्लाई होगा तो वो फ्रीक्वेंसी 50 से ऊपर जाने लग जाएगा, कम होगा तो वो 50 से नीचे आने लगेगा। तो उसको मैनेज करना पड़ता है, वो कभी भी 50 से ज़्यादा दाएं बाएं नहीं हो, और उसमें पूरी इंजीनियरिंग है, डिवीजन है, सब चीज़ लगा हुआ है जो उसको मेंटेन करता है। तो वो सबको फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन के लिए ये सारा टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये डायरेक्ट आरपीएम पे बात कर रहा है और ये आराम से चला सकता है। इसको आप आराम से सब स्टेशन के बगल में रख सकते हैं कि इस जगह का बिजली को तुम मैनेज करो, और थोड़ा देर का बैकअप ये दे सकता है बड़े बड़े शहर को। इसलिए बता रही है कई मेगावाट तक का झटका बर्दाश्त कर सकता है, और वो मैं एक यूनिट का बात कर रहा हूँ जो एक छोटे से ट्रक के अंदर अट जाए। तो जैसे यहाँ पे बात करिए 50 मेगावाट का झटका मुंह दिखाई का बर्दाश्त कर सकता है, मुंह दिखाई का 50 घंटा का मेगावाट का स्पाइक आए, इसलिए कह रहे कोई बड़ी बात नहीं, आराम से हम हैंडल कर लेंगे। और वो स्पाइक अगर ये हैंडल कर लेता है, ग्रिड स्टेबल हो जाता है, और पावर प्लांट को रैंप अप और रैंप डाउन में स्लो, मतलब थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो उस सब टाइम को ये मैनेज करने में बहुत फायदेमंद होगा। और चूंकि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कोई एक्सपेंडिचर है, आपने एक बार बना लिया, सिर्फ मेंटेनेंस का खर्च रहता है, मतलब जब तक कोई डैमेज वेज ना हो, तो उस मामले में ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्टोरेज के मामले में ये उतना अच्छा नहीं है। स्टोरेज के मामले में बैटरी बैंक अच्छा है, क्यों? क्योंकि आप अफोर्ड कर सकते हो, और चूंकि आपको मतलब स्टोरेज कैपेसिटी आपकी बढ़ते चली जाएगी। आज आपने 100 किलोवाट का लगाया, कल 200 लगाओगे, कल उसके बाद 500 लगाओगे, तो इसका दाम कम होना ज़रूरी है। और अगर कोई बोलता है ये बहुत लंबा चलेगा, लेकिन आप खरीद ही नहीं पाओगे, फ़ायदा नहीं है। तो
वही समझिए, पावर मैनेजमेंट, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के मामले पे ये बहुत अच्छा है, लेकिन अगर एज ए स्टोरेज के तौर पे कंपेयर करें तो अभी कोई डिस्कशन ही नहीं है। लिथियम आयन बहुत आगे जा चुका है। कई बार लोग समझ में नहीं पा रहे हैं कि मास प्रोडक्शन की में फजीयत वाला चीज़ होता है। आप सोच लीजिए ना कि टेस्ला जैसी कार कंपनी, पैसा के ऊपर पैसा लगा हुआ है, स्टॉक वैल्यू के ऊपर स्टॉक वैल्यू है, तब भी वो बैटरी नहीं बना पा रहे, मतलब पैनासोनिक से नहीं बन पा रहा है, एलजी से नहीं बन पा रहा, नहीं बना पा, मास प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल होता है। पूरा का पूरा बैटरी फैक्ट्री ये नया खोलना सिर्फ इसी बात है कि हम खुद से शायद बनाने की कोशिश करें तो शायद हम मास प्रोड्यूस कर पाएँ। मास प्रोडक्शन, और सोचिए वो लिथियम आयन के बारे में हो रहा है। बाकी टेक्नोलॉजी जिसका कोई मास प्रोडक्शन नहीं है, जिसका आप मतलब कोटेशन हर जगह पे ऐसा चीज़ कोटेशन देंगे आपको कि कितना में दाम या में आपको दिया जाएगा, समझ लीजिए नहीं पहुंचा है। तो वही समझिए इस सब का केस में। और ये पिछले 10 साल में पहले इसका बहुत हाइप था, 2010 के आसपास में बहुत हाइप था, लेकिन अभी एकदम ऑलमोस्ट फुस पड़ गया है। तो कारण वही है कि मतलब लिथियम आयन का दाम इतना घटने लगा कि अब जिस टाइम ये था उस टाइम बोलते हैं कि हम 50 मेगावाट का बैटरी बैंक कर देंगे, तो लोग मानते ही नहीं। आज तो लोग फ्री का खरीदते जा रहे हैं। तो वही समझिए, भविष्य में इसका कुछ जगह है, लेकिन बहुत ज़्यादा मत एक्सपेक्ट कीजिए। कुछ कुछ चीज़ में ये बहुत अच्छा है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के मामले में इससे बेटर टेक्नोलॉजी तो मुझे मिलता ही नहीं, क्योंकि एक सिंपल है और एक बार आपको लगाना ही पड़ेगा। तो लगाने के बाद ही इसके बाद फिर कभी टेंशन ही नहीं है। तो काफ़ी अच्छा इसका यूज़ उस जगह पे, लेकिन बाकी स्टोरेज के मामले में उतना अच्छा नहीं है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन फ्लाईव्हील एनर्जी स्टोरेज के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ पसंद आया हो। अगर ऐसा हुआ है तो लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा एक कॉमेंट लिखें, मैं हर कमेंट जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आपको कुछ वो नोटिफिकेशन और अपडेट्स चाहिए। और इसी के साथ मैं आप लोगों तहे दिल से शुक्रिया करूँगा। आपने वीडियो दिखाई, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।